नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश, मेरा पीजी एनआई जयपुर से हुआ है। मैं आपको सोरियासिस जो डिसीज़ है उसके बारे में आपको बताऊंगा। ये जो वीडियो है इसके पहले भी मैंने आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में बताया है, जैसे कि संधिवात है, आमवात है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, या फिर सुवर्ण प्राशन का क्या उसमें कब लेना है, कैसा लेना है, सुवर्ण प्राशन का डिटेलिंग दिया था। इस तरह से मासानुमासिक गोलियों का आपको बताया था कि प्रेगनेंसी में किस तरह ये कार्यरत करती है, किस तरह ये कारगर है, और पंचकर्मा क्या है, पूर्वकर्मा क्या रहते हैं। इस तरह के मैंने आपको कई वीडियो दिए हैं और आपने इसको सब्सक्राइब भी किया है, लाइक भी किया है। फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका जो है सब्सक्राइब करने के बाद में आपका कोई नुकसान नहीं होता है, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत बार होता है कि दिमाग में रहता है कि सब्सक्राइब करने के बाद में क्या होने वाला है, कुछ अमाउंट तो लेस नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको आने वाले अगले वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है। जैसे हमने यहाँ से अपलोड कर दिया तो आपको वीडियो जो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। इस कारण आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक हम सोरियासिस लेते हैं। तो सोरियासिस में तो पहले ही मैंने आपको कहा है कि ये जो डिसीज़ जो है ये स्किन का डिसीज़ है, मेनली त्वचा का तो कोई विकार है। इसको अलग अलग ग्रंथकार में वर्णित है, चरक संहिता में वर्णित है। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि मेरा जो विषय रहता है, मैं आयुर्वेद के तरफ ही बात करता हूँ, क्योंकि मेरा पीजी भी उसमें हुआ है, आयुर्वेद में हुआ है। तो मैं आयुर्वेद का ही आपसे डिस्कस करूँगा, उसमें कोई अलग दूसरी पैथी का मेरा डिस्कशन नहीं रहेगा, क्योंकि इसका मैंने जो उपयुक्तता है दवाई की वो देखी है, कारगर क्षमता देखी है, किस तरह से ये कार्य करती है, कैसे कार्य करती है। ये मेरा अब तक का अनुभव है, 10 साल पढ़ाई का और 10 साल प्रैक्टिस का, खुद की प्रैक्टिस का। इस कारण से मैं आपसे बात करता हूँ और उतनी ही कॉन्फिडेंस से मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इसमें क्या क्या रोल हो सकता है आयुर्वेद के ट्रीटमेंट का। तो पहले ही मैंने आपको इसके जो भेद है वो दिए हैं। नेल्स के ऊपर रहता है सोरियासिस, जो है वाइटिश पैच रहते हैं, या फिर स्काल के ऊपर रहता है, या गट्टेड सोरियासिस रहता है। सोराटिक आर्थराइटिस का एक उसमें एक आता है बाद में जाके वो। तो इस तरह के भेद मैंने आपको स्लाइड में बताया है और इसका आपको फ़ोटो भी मैंने दिखाया है। तो ये जो डिसीज़ जो है ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या रहता है। ये कोई छुआछूत वाली बीमारी नहीं है, जिसको एक को हो गया तो फिर वो तुरंत दूसरे को हो जाएगा, ऐसा नहीं है वो। जैसे कि टच कर दिया तो दूसरे को हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो बाकी जो फंगल इन्फेक्शन है या दूसरे कुछ रिंग वर्म इन्फेक्शन रहते हैं, उस तरह का ये इन्फेक्शन नहीं है। ये जो रहता है ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है, जिसमें खुद की ही बॉडी ज़्यादा त्वचा बनाती है, ज़्यादा जो त्वचा के ऊपर की जो लेयर है वो ज़्यादा बनाती है, उतना उनको आवश्यकता नहीं रहती है शरीर के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लेयर बनते जाना स्किन के ऊपर में, उस कारण से वो जो वाइटिश पैच है वो बनता है। और उससे फिर उसको घिसने के बाद में थोड़ा भी अगर घिसे तो वाइटिश जो पार्ट्स है स्किन का वो बाहर निकलता है। तो उस तरह उसका जो फर्स्ट टाइम आपने अगर देखा तो वो उस तरह नज़र आएगा। और पहले जो रहता है किसी किसी को नेल्स के जो कार है उसके अंदर रहता है, नेल्स के अंदर, किसी को स्काल में रहता है, या फिर किसी को ये जो जॉइंट्स है, कोई भी जॉइंट्स रहा, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट रहा, एल्बो रहा, तो कहीं पर भी ये फर्स्ट में दिखाई देता है। तो ये आपको क्लियरली हो जाता है कि ये सोरियासिस का है। और जो पैचेस है वो गोल गोल तरह के आएंगे, राउंडेड आएंगे। किसी किसी में अलग भी तरह के रहते हैं, रेडिश रहता है किसी में सिर्फ ये स्काल पे ही दिखाई देते हैं, किसी किसी में ये सिर्फ नेल्स के इसमें ही दिखाई देते हैं। तो अलग अलग प्रकार का ये सोरियासिस रहता है। और इसमें जो लोग है आगे चल के ये सोरियासिस का, अगर आपने इसको काबू में नहीं किया तो फिर ये सोराटिक आर्थराइटिस, ये जो स्मॉल जॉइंट्स है या हाथ है पैरों के जॉइंट्स है, स्मॉल जॉइंट, इसमें पेन करना, या आगे भी जाके बड़े जॉइंट भी ये हो सकते हैं। तो इसमें सोराटिक आर्थराइटिस ये जो कॉम्प्लिकेशन एक डेवलप हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो डिसीज़ है ये फैलने वाला डिसीज़ नहीं, एक का दूसरे से होने वाला डिसीज़ नहीं है। इसी कारण ये आपको ये क्लियर होना है कि इससे
कोई एक से दूसरे को ऊपर नहीं जाने वाला डिसीज़, और ये खुद के पास ही रहने वाला डिसीज़ है ये। और इसका जो डिसीज़ का जो टाइम रहता है वो कंटिन्यू चलते रहता है, किसी किसी सीज़न में बढ़ जाता है। जैसे कि किसी पेशेंट को देखा है हमने तो ठंड के रीजन में जो आता है सीज़न जो है अभी ठंड वाला, तो इसमें ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये कभी कभी ये बढ़ भी जाता है। तो हम जो है इसको अभी आगे एक मैं चार्ट भी दूंगा आपको इसमें कि क्या खाना है क्या नहीं पीना है। जो पथ्य मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ किसी भी डिसीज़ में, क्योंकि पथ्य ये बहुत बड़ी कंसेप्ट आयुर्वेद में है, जिसको कहते हैं कि पथ्य सती गदा आर्तोस्य किम औषधि निषेवणम। पत्ते असती अ वर्ड है यहाँ पे, असती गदा आर्तोस्य किम औषधि निषेवणम। ये लोलिम्बराज जो है साउथ के महान ग्रंथकार है, तो इन्होंने ये लिखा हुआ है। तो पथ्य अगर आप अच्छे से ले रहे हैं तो दवाई की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, दवाई मिनिमम लेके भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपथ्य ही सेवन कर रहे हैं तो आपको दवाई लेने के भी कुछ लाभ नहीं होगा, उससे कुछ आपको इतना ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको पथ्य के पहले कभी भी डिसीज़ रहा तो उसमें मैं पथ्य ही बताऊँगा आपको। खट्टी चीज़ें ज़्यादा रहती है, नमकीन चीज़ें ज़्यादा रहती है, दही है, अचार है, तो इस तरह के खट्टी चीज़ें टोटली अवॉइड है। और नमकीन चीज़ें बहुत अवॉइड है इसमें, तो चिप्स कुरकुरा जैसे है इस तरह कोई भी नमकीन रहे वो नमकीन मैं अवॉइड बताऊंगा। और मैदा बेसन की चीज़ें मैं अवॉइड बताऊंगा। तो ये लिस्ट आगे मैं आपको इसमें वीडियो के अंत में दिखाऊंगा क्या रहती है। और इसके अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आता है कि मेनली पंचकर्म की अगर बात करेंगे तो स्नेहपान करके वमन करना है। तो स्नेहपान में भी महातिक्त घृत का मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूंगा कि महातिक्त घृत का पान करके बाद में आप वमन करेंगे। जिमुतक अगर मिल जाता है तो, या वो मदन फल या जिमुतक, तो मैं ये दो प्लांट को आपको फर्स्टली बताऊंगा कि ये दो प्लांट लेके आप वमन करवाना है। तो ये आप अगर कोई अगर इसको रुग्ण देख रहे हैं या फिर इसको नॉन मेडिको देख रहे हैं तो ये आपके नज़दीक के जो फिजिशियन रहते हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपको किस जो प्लांट से वमन करवाना है। लेकिन आपको घृतपान करके वमन करवाना है, ये क्लियर है। आपको 5 या 6 दिन तक घृतपान करना है और उसके बाद में आपको वमन करना है। तो ये पूरा सीक्वेंस हो जाता है पंचकर्म का। इसमें आपको वमन के बाद विरेचन भी रहेगा और कुछ कुछ टाइम पीरियड के बाद में आपको रक्तमोक्षण भी करना है। तो ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमारे पंचकर्म में स्नेहपान करके मीन्स पूर्वकर्म है उसका, मालिश और सेक कर लिया, स्नेहपान कर लिया, उसी शुरुआत में बस्ती भी दे दी एक, और फिर 5 से 6 दिन तक आपको स्नेहपान चलेगा। उसके बाद में आप फिर से आपको स्नेह शोधन करना और उसके बाद में वमन रहेगा। उसके बाद में आप संसेचन कम करना है लगभग 6 दिन का या 5 दिन का, जिसमें पेया विलेपी अकृतविष कृतविष मांसरस इस तरह से उसको सीक्वेंस में चलाते हैं। उसके बाद में आपको फिर से घृतपान करना है और फिर से विरेचन करवाना है। तो ये आपका सीक्वेंस बना रहेगा कंटिन्यूसली। और आपको ट्रेस फैक्टर जो है इसमें बहुत काम करता है कि आपको ट्रेस फैक्टर वो लेवल नीचे लानी है। ट्रेस ज़्यादा नहीं होना है, आपको चिंता रहता है, चिंताग्रसित जो रहता है उस तरह का भयभीत वाला वातावरण नहीं रहना है। ये भी इसको ट्रिगर फैक्टर है इससे कुछ, तो ये बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका पंचकर्म का, शोधन थेरेपी का। जो शोधन कहने के बाद में आ गया पंचकर्म का। बाद में कहूँगा मैं विरेचन के लिए, वमन विरेचन, और उसके बाद में मैं जाऊँगा अभी शमन थेरेपी के लिए। तो शमन थेरेपी में आते हैं कुछ प्लांट आते हैं जो प्लांट आपको सेवन करने, कुछ लगाने के लिए भी आता है। पी सोरा जो सोरालिन है, सोरालिया का जो प्लांट है, तो वो भी आप ले सकते हैं इसको। आउटर एप्लीकेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और फिर इनर एप्लीकेशन के लिए भी, जैसे आपने कुछ पंचतिक्त घृत का पान कर लिया इसमें जो निरंतर चलते रहेगा ये पंचतिक्त घृत का। भला ये डोजेस इसका कम हो जाएगा। इसकी कैप्सूल भी आती है बाज़ार में, ऐसा नहीं कि घी पी लिया आपने 5 ml 10 ml का, लेकिन इसकी कैप्सूल भी आती है, तो कैप्सूल भी ले सकते हैं। इसमें कुछ सिरप भी आते हैं, सिरप पेट में लेने के लिए, जो ब्लड प्यूरीफायर रहते हैं, जिसमें मंजिष्ठा रहता है, हरिद्रा रहता है, अनंतमूल रहता है, सारीवा रहता है, खदीर रहता है, इस तरह के प्लांट्स रहते हैं। अनंतमूल सारीवा एक ही चीज़ है। तो ये जो है ये कुछ औषधियाँ आती है, कुछ रसकल्प भी आती है इसमें। कल्प रसकल्प मीन्स जिसमें पारद के या मरक्यूरी के कुछ बने हुए दवाई है वो भी आती है, रसमानिक के जैसा रहा, तो वो भी उसमें हम यूज़ में लाते हैं। और फिर रक्तपाचक रसपाचक इसको भी हम इसमें यूज़ में लाते हैं। तो ये सभी जो चीज़ है आपको ये निरंतर चलने वाला विषय है। आपको ये घबराने का कोई डिसीज़ जो है ये घबराने वाला डिसीज़ नहीं है, भयभीत वाला डिसीज़ नहीं है। आपको हिम्मत से इसको धैर्य के साथ में इसको इससे जो है लड़ना है, और इससे मिजाज पानी आपको कि कहीं ना कहीं ये डिसीज़ मेरे ऊपर हावी ना हो जाए।
आपको तुरंत सलाह लेनी है, वो आपके नज़दीक की फिजिशियन है उनसे तुरंत सलाह लेके और उनकी जो दवाई है ये आपको कंटिन्यू करनी है। और ये डोजेज जो है ये आपका भला ही शुरुआत में ज़्यादा रह सकते हैं दवाई के, बाद में ये धीरे धीरे कम होते जाते हैं दवाई के डोजेस। तो ये जो डिसीज़ है मैं आपको एकदम फिर से एक बार कह देता हूँ कि ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ये कोई छुआछूत वाला विषय नहीं है, या किसी को कोई ने पाप कर दिया तो उसको हो गया, ऐसा नहीं है। ये ऑटो इम्यून डिसीज़ के कारण में, जिसको कहते हैं कि खुद की बॉडी खुद ही ज़्यादा स्किन बनाती है, त्वचा बनाती है, उसको उस तरह से उसको जो कमांड मिल जाती है, गलत कमांड मिल जाती है उस कारण से। तो ये ऑटोइम्यून के कारण में इसको आप निरंतर शोधन करते रहिए। वासंतिक वमन आपने सुना ही होगा, वसंत ऋतु में वमन करवाना, तो वमन आप कभी भी करवा दीजिए, ऐसा कोई वसंत ऋतु ही देखना है ऐसा भी नहीं है। जिस तरह से एग्रीवेटेड आपके सिम्टम्स है उस तरह से आप कभी भी वमन कर सकते हैं। मॉर्निंग में आपको 6-7 बजे के आसपास में वमन करवाना है अच्छे प्रैक्टिशनर की तरफ जाके। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में लिखिए, कुछ आपको अगर डाउट्स है तो वो पूछिए, और इसको आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।